हे गाइस, स्वागत है फिर आप सभी का एक बार केल्विन में। तो जैसे आपको पता है हमारी बहुत शानदार सीरीज चल रही है जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम तरह तरह के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं, रिकमेंडेड बाय एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। तो हम आज करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर इस टर्म का, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैक्सिमम चीजें आपने कवर कर ली, मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर कर लिए, मैक्सिमम असर्शन रीजन कवर कर लिए, मैक्सिमम आपने केस स्टडीज कवर कर ली। तो आज बड़ा दिन है क्योंकि आज हम अपना लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और लास्ट चैप्टर का भी असर्शन रीजन एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं असर्शन रीजन एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। तो भाई पहले पढ़ लेते हैं इसका असर्शन क्या कहता है। तो असर्शन हमारा कहता है इसमें कि भाई जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजिंग जो है वो इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टेक्निक्स। ये कह रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग है, जैसे अखबार में आपने ऐड दे दिया या किसी इंटरनेट पे किसी सोशल मीडिया पे ऐड दे दिया, वो आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। जैसे कि पब्लिक रिलेशन हुआ, आपको उसके लिए इवेंट्स वगैरह कराने पड़ते हैं जैसे कि, और आप चले जाइए पर्सनल सेलिंग में तो वो भी बहुत कॉस्टली होता है। तो इन सब चीजों से सस्ता पड़ता है क्या? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट जो होता है अखबार वगैरह में वो आपको सस्ता पड़ता है। ये वाली बात ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टेक्निक। अगर यहाँ पे ये कहता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो सस्ता है, तो एडवर्टाइजिंग सस्ता नहीं है, बट एज अगर हम देखें एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स तो एडवर्टाइजिंग सस्ता पड़ता है हमें। तो ये वाली बात हमारी ठीक हो गई। अब दूसरे पे आते हैं। द टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो आपकी, पहले तो इसने ये कहा कि जो एडवर्टाइजिंग है वो कैसा है, वो इकोनॉमिकल है। असर्शन में तो इसने ये कहा, यानी कि सस्ता है एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। फिर उसने क्या कहा कि ये इकोनॉमिकल इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जो आपकी कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपका खर्चा आया एडवर्टाइजिंग का 10 लाख रुपए। आपकी एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें आप जिसमें आप कार्स बनाते हैं, तो 10 लाख रुपए का खर्चा आया। इस 10 लाख रुपए के खर्चे को आपने अपने 50 लाख कस्टमर के ऊपर डाल दिया, या अगर आप इसको 1 लाख कस्टमर के ऊपर भी डालेंगे तो बहुत हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलो 1 लाख कस्टमर के ऊपर ही डाल दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे 10 लाख और 1 लाख में कितना ज्यादा, आपने 10 लाख की कॉस्ट 1 लाख पीपल में बांट दी, तो वो अब सस्ता पड़ गया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट किसको बेयर करनी है? अल्टीमेट कंज्यूमर को बेयर करनी है। कितने भी रुपए का एडवर्टाइजिंग कर ले, वो किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को बुला ले, कॉस्ट आपको और हमें बेयर करनी है जो वो प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये इसलिए इकोनॉमिकल हुआ। ये तो पहला कहा कि इकोनॉमिकल है, दूसरा कह रहा है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो बात ये भी ठीक हो गई। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? चलिए रिलेशन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टेक्निक बिकॉज द टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बात सिंपल है, एडवर्टाइजिंग जो है वो इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि जो उसकी कॉस्ट होती है, जितने आपके कस्टमर है, जितने जो लोग उसको खरीदेंगे उनके ऊपर डाल दी जाती है। तो बात हमारी सही हो गई। बोथ ए एंड आर करेक्ट, और इसमें की रिलेशन भी आ गया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा हो गया ए, आंसर इज ए। चलिए आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। अब ये वेयर हाउस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जैसे कि लाइक गोडाउन। अब ये बहुत तरह के आपने देखे होंगे, जब आप कभी रोड पे निकलते हैं, जब हाईवे पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। उसके अंदर लोग अपना सामान क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो गोडाउन में क्या होता है, जब ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से ये आ गया कस्टमर, तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आने के लिए
आपको ऐसा तो नहीं कि हर चीज मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाए, या फिर मैन्युफैक्चरर के पास इतनी जगह हो कि वो अपने पास सामान रखे। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वेयर हाउस बना दिए उन्होंने, या तो एक ही जगह पे या फिर अलग अलग सिटीज में, और सामान को वहां पर रखवा दिया, उन जगहों पर रखवा दिया। फिर जिस शहर को जहां जरूरत पड़ेगी सामान निकल करके बिक जाएगा वहां से, और उसकी आपूर्ति पूरी हो जाएगी। तो वेयर हाउसेस क्या करते हैं, वेयर हाउसेस हमारा समय और धन दोनों बचाते हैं, क्योंकि इसी की मदद से वेयर हाउसेस में हम अपना सामान रख लेते हैं, ये हमारी प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर देता है। अब मान लो यहां पर मैंने 1 लाख यूनिट्स रखवा दी, 1 लाख यूनिट रखवाई, और ये वेयर हाउस कहां पर है, ये वेयर हाउस मान लेते हैं पूना में है, ठीक है, ये वेयर हाउस बेंगलोर में है, मैंने अपना सामान वहां रखवा दिया, मैन्युफैक्चरर में कहीं से भी कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कहीं से भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो रखा है ये यहां से स्टॉक उठ करके वहां चला जाएगा, सिंपल, बार बार आपको यहां से वहां तक का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको अपने पास स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, उसने डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेज में बांट दिया। तो वेयर हाउसेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, यानी कि ये हमारा समय बचाता है। हमने कहा था समय भी बचाता है, और समय बचेगा तो अल्टीमेटली आपका धन भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। तो बात ये वाली ठीक हो गई। वेयरहाउसिंग ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। ये कह रहा है कि जो वेयरहाउसिंग होती है, ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग बनाए, मैन्युफैक्चरर बनाया है, और जो हमारा कस्टमर है, तो इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी हो गई, वो हो जाएगी हमारी वेयर हाउस। ये हमारा वेयर हाउस है। तो वेयर हाउस ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो अगर बार बार मैन्युफैक्चरर के पास से वहां तक जाएगा तो टाइम लगेगा, आपका टाइम सेव हो गया, तो बात ये वाली भी हमारी ठीक हो गई। तो इन दोनों में यहाँ पे भी टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे भी टाइम की बात कर रहा है, रिलेशन तो वैसे ही लिख रहा है, पर एक बार फिर पढ़ के देख लेते हैं। Warehousing creates time utility because warehousing bridges the टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। दोनों में रिलेशन हो गया कि भाई वेयर हाउस जो है टाइम बचाता है, क्योंकि वेयर हाउस की वजह से प्रोडक्शन में और कंजम्पशन ऑफ गुड के बीच में जो समय है वो बच जाता है। आपको पूरा टाइम वहां से वहां तक नहीं लाना पड़ेगा, आप जो नियरेस्ट वेयर हाउस है वहां से आपको सप्लाई हो जाता है गुड। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, मार्केटिंग। अभी हमने बताया है आपको एमसीक्यूज में पांचों के पांचों कंसेप्ट, सेलिंग, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोसाइटल, सब हमने बताए हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट्स आर बॉट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड अदर फीचर्स। नहीं भाई, मार्केटिंग कंसेप्ट ये नहीं कहता है। चलिए जी, हम बताते हैं कुछ आपको कंसेप्ट। सबसे पहले आपका आया था प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता था सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना है, अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए। आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमसे, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स को इंक्रीज करना है, उसके फीचर्स को बढ़ाना है। फिर उसके बाद आया हमारा सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि कुछ भी करके आपको अपना सामान बेचना है। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, कुछ भी करके आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, बाय एनी हुक और एनी क्रुक। फिर आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि पहले आप कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करेंगे, नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो नीड और वांट के अकॉर्डिंग आप उसको सप्लाई करेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी।
लास्ट कौन सा कंसेप्ट आया, मार्केटिंग कंसेप्ट को देखते हुए बात बिल्कुल ठीक थी कि भाई पहले बढ़ाओ मत, पहले देखो कि बंदा क्या चाह रहा है, कस्टमर हमारा क्या चाह रहा है, तो फिर हमने उसके हिसाब से बनाया। बट एक कंसेप्ट हमारा आया उसके बाद, सोसाइटल। सब लोगों को मार्केटिंग कंसेप्ट तो पसंद आया, लेकिन सबने कहा कि भाई सोसाइटी के साथ साथ मार्केटिंग कंसेप्ट को जोड़ो, क्योंकि सोसाइटी हमारी बहुत जरूरी है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर ऑपरेटिंग आवर बिजनेस इन आवर सोसाइटी, वी आर टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सोसाइटी। तो अब सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी का भी देखभाल करना है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या कहा गया, मार्केटिंग कंसेप्ट तो पूरा ले लो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग, सोसाइटी की वेलबींग एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, दोनों चीजें आपको देखनी है। सोसाइटी का भी ध्यान रखना है और कस्टमर की नीड को भी पूरा करना है। तो अब बताइए यहां पर क्या कहा कि भाई मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है प्रोडक्ट जो खरीदे जाते हैं वो किसके बेसिस पे खरीदे जाते हैं, क्वालिटी एंड अदर फीचर्स। बट हमने यहाँ पे आपको किस कंसेप्ट में बताई ये वाली बात, हमने आपको बताई है प्रोडक्ट कंसेप्ट में। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और फीचर्स पे हम काम करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है और उसी के बेस पे आपसे खरीदा जाता है। तो ये वाली बात गलत हो गई, ये मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं कहता, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है। तो ये वाला पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट एम टू फाइंड आउट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स एंड सेटिस्फाइंग देम इन इफेक्टिव मैनर। ये देखिए भाई मार्केटिंग कंसेप्ट यही कहता है, पहले नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको सप्लाई करके चीज को और उसको सेटिस्फाई कर दो कस्टमर को। तो ये वाली बात यहाँ पे ठीक कह रहा है, तो ये वाली बात ठीक हो गई। तो ए गलत है और आर सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो आंसर हमारा हो गया डी। ये देखिए भाई आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पर्सनल सेलिंग रीचेज लिमिटेड पीपल। अच्छा जी भाई, अभी ये पर्सनल सेलिंग क्या होती है, बिल्कुल आपको पता है पर्सनल सेलिंग क्या होती है, लेकिन हमारा काम क्या है, बार बार चीज को बताना जिससे कि वो आपके दिमाग में जाकर के बैठ जाए। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल, हम दो लोग मिले, हम पर्सनली तो मिले, तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आपकी फेस टू फेस बातचीत होती है, फेस टू फेस, एफ टू एफ जिसे बोलते हैं। आपके घर पे कोई सामान कुछ बेचने आता है तो उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। आप कभी मॉल जाते हैं, वहां पे आपको कोई सामान बेच रहा है, सर ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, ये हमारी पर्सनल सेलिंग। आजकल तो बिल्कुल आम हो गया है, जैसे ही मॉल जाते हो घुसते ही हो तो क्रेडिट कार्ड वाले खड़े होते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो वो होता है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की एक अच्छी बात होती है, आपकी जो प्रोडक्ट है आपको उसका इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि भाई आपका प्रोडक्ट में क्या खराबी है, क्या क्या अच्छा है, आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। तो बट एक बंदे को मैंने भेजा कि भाई जाओ तुम ये वाला पेन घर घर जाके बेचना है तुम्हें, तो वो एक दिन में कितनी जगह जा सकता है, 20 30 40 मैक्स टू मैक्स 50 बंदों से मिल सकता है इस पेन को लेकर के, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं, मैंने एक दिन अखबार में ऐड दे दिया इस पेन का, तो एक ही दिन में लाखों लोगों के पास जा सकता है, लाखों लोगों के पास। तो पर्सनल सेलिंग की जो होती है वो लिमिटेड रीच होती है, पर्सनल सेलिंग रीचेज लिमिटेड पीपल। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो गई। फिर दूसरा, पर्सनल सेलिंग इज हाईली फ्लेक्सिबल। पर्सनल सेलिंग इज हाईली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको आप अपनी तरह से तोड़ मरोड़ सकते हो। हाईली फ्लेक्सिबल एज मैसेज कैन बी एडजस्टेड। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये मेरा पेन है, आपका जो ये पेन को बेचने गया है सेलर, तो पर्सनल सेलिंग वाले तो अपने काम में अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं, जो देखते हैं सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की जो विशेषताएं गिनवाते हैं। किसी बच्चे के पास जाएंगे, देखो भाई ये इतना अच्छा पेन है, इतना हैंडी है, और उसको एक दो बातें और एक्स्ट्रा बता के आ जाएंगे, इससे लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा, इससे लिखोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे, ऐसे करके उन्होंने चिपकाया स्टूडेंट को। फिर वो किसी ऑफिस वाले के पास जाते हैं,
जो बंदा वर्किंग है उससे कहते हैं सर हम आपको इसके ऊपर इतना ऑफर देंगे, इतना ऑफर देंगे, 5 पेन खरीदोगे 2 पेन फ्री कर देंगे। किसी हाउसवाइफ के पास जाता है तो उसको बोल देंगे कि भाई आप इससे लिखोगे तो मैसेज आपका जल्दी कन्वे हो जाएगा, आप इससे लिखोगे। तो वो अपने फीचर्स ऐड करते रहते हैं सामने वाले को देख के कि भाई वो क्या चाह रहा है, किस एज ग्रुप का है, किस मेंटेलिटी का है, उसके हिसाब से उन्होंने पर्सनल सेलिंग में अपने मैसेज को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है, उसने देखा इनको बालों की प्रॉब्लम है तो ये सर बालों में काम कर जाएगा। उन्होंने देखा कि इनको स्किन की प्रॉब्लम है तो ये सर स्किन में भी काम कर जाएगा। तो उसी हिसाब से जेब से सामान निकालते हैं जिस हिसाब से सामने वाला बंदा चाहता है, और उसी हिसाब से उतने ही क्वालिटीज बताते हैं प्रोडक्ट की जितनी बंदा लेना चाह रहा है। अगर एक दो कहोगे आप ये चीज है तो हाँ झूठ भी बोल जाते हैं कि हाँ है इसके अंदर ये चीज, भले सही ना हो। तो इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल मेथड होता है क्योंकि इसके अंदर मैसेज को आप सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाली बात भी हमारी ठीक हो गई। बट क्या इसमें कोई रिलेशन है? चलिए देखिए, यहां पे तो ये रीच की बात कर रहा है और ये यहां पे किस चीज की बात कर रहा है? यहां पर मैसेज की बात कर रहा है। पर्सनल सेलिंग reaches limited people because personal selling is highly flexible as message can be adjusted। तो यहाँ पे कोई बात बनी नहीं, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई ये कम लोगों तक पहुंचता है, और दूसरा कह रहा है कि भाई ये जो मैसेज है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो दोनों चीजें सही तो हैं बट रिलेशन इन दोनों में नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? मेन फोकस ऑफ सेलिंग कंसेप्ट इज टू सेल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। देखिए भाई, सेलिंग कंसेप्ट कहां गया हमारा? ये रहा। अरे थोड़ा पीछे आओ। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, कैसे भी करके बढ़ाओ, कुछ भी करके बढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना है? सेल्स पे ध्यान देना है। तो ये वाली बात तो सही है। मेन फोकस ऑफ सेलिंग इज टू सेल दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको बेचो थ्रू एग्रेसिव सेलिंग, प्रमोशनल एफर्ट्स, कैसे भी करके आपको बेचना है। तो ये असर्शन हमारा ठीक हो गया। तब दूसरे पे आते हैं। सेलिंग कंसेप्ट एज्यूम दैट कस्टमर कैन बी परसुएडेड एंड मैनिपुलेटेड टू बाय द प्रोडक्ट्स। वो एज्यूम करता है कि कस्टमर को हम किसी भी तरीके से मोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, उसके दिमाग को पलट देंगे। किस लिए? कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो बात बिल्कुल ठीक है। आपको बाय एनी हुक और एनी क्रुक अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा लगे, बस आपका सोल मोटिव क्या है? मैं सेल कलेक्ट करके लाऊं। जैसे कि आप बैंक में जाइए तो वो आप खाता खुलवाने जाते हैं, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस चिपका देते हैं, वो ऐसे करके आपको चीजें चिपका देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस चिपका देते हैं, साथ में कुछ ना कुछ वो बेच ही देते हैं। दैट इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट। बाय एनी हुक और एनी क्रुक जस्ट इंक्रीज योर सेल्स। आपको कोई भी प्रमोशनल एफर्ट लगे, कुछ भी एग्रेसिव सेलिंग लगे, आप उसको बेच दीजिए। तो ये कहता है सेलिंग कंसेप्ट। तो बात ये भी ठीक हो गई। अब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? तो दोनों चीजें ठीक हो जाती है, तो रिलेशन हमें चेक करना होता है। मेन फोकस ऑफ सेलिंग कंसेप्ट इज टू सेल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट through aggressive selling and promotional efforts, because selling concept assume that customer can be persuaded and manipulated to buy the products। selling concept कह रहा है कि कैसे भी सामान को बेचो, क्या है उसके लिए आपको कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े और कस्टमर को मैनिपुलेट करो, परसुएट करो चीज को खरीदने के लिए। बात बिल्कुल ठीक हो गई, दोनों में रिलेशन भी आ गया। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहाँ है? हाँ जी, आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम enables the firm to charge prices higher than the competing products। यानी कि कोई एक ब्रांड है, कोई एक क्या है? कोई एक ब्रांड है और वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, मतलब वेल नोन है, लोग उसे जानते हैं, पसंद करते हैं और काफी फेमस है। ठीक है, तो क्या वो उसका फायदा उठा करके लोगों से प्राइस ज्यादा ले सकता है? एक फोन की कंपनी है, आपको भी पता है कौन सी है, जो कि एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करती है एज कंपेयर टू इट्स कंपिटिटर्स।
कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस वो आप लोगों से चार्ज करती है और हम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बन जाता है। ब्रांड नेम जो होता है वो एक स्टेटस सिंबल सा बन जाता है। तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी? ये बात सही है। फिर आते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग इज नेसेसरी। अब व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग? हमने आपको बताया था पैकेजिंग में 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 तरह की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जिससे प्रोडक्ट बिल्कुल चिपका हुआ होता है, जैसे टूथपेस्ट और ट्यूब, जैसे वाटर और उसकी बॉटल। तो ये होती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी कौन सी होती है? अब वो जो ट्यूब है आपको दुकानदार ऐसे तो दे ही नहीं देता। वो ट्यूब जो है आपका एक किस में आता है? एक बॉक्स में आता है, एक डब्बे में आता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये ट्यूब जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गया, और जो डब्बा है कार्डबोर्ड का ये सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। और जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है उसमें क्या होता है? एक बड़े डब्बे में आपने 12, 24 ऐसे करके पीस रख दिए सारे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब वो एक एक करके रखेंगे कंटेनर में तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत देर लगेगी रखने में। तो एक बड़ा डब्बा बनाया, उसके अंदर 24-50 पीस रख करके एक ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग उसकी हमने बना ली। तो बात क्या कहता है हमसे? प्राइमरी पैकेजिंग इज नेसेसरी। बिल्कुल, अगर आपके पास बॉटल नहीं होगी तो वाटर काहे में लेके आओगे? अगर आपके पास ट्यूब नहीं होगा तो आप पेस्ट काहे में लेकर के आओगे? तो ये वाली बात भी ठीक है, तो ये भी चीज ठीक है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? अब आप खुद ही देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रांड नेम की और यहां पर हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग की, तो कोई रिलेशन का तुक बनता है? कोई नहीं बनता। तो दोनों करेक्ट तो हैं, बट इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग प्रिवेंट्स द प्रोडक्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल ठीक। अभी देखो हमने आपको बताया भी है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग सेकेंडरी के बाद आती है कि आप 10, 12, 15 पीस का बना लेते हैं, या कोई आप ऐसी चीज है जो टूट सकती है तो आप उसको बढ़िया थर्माकोल के डब्बे में रख करके ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग प्रिवेंट्स द प्रोडक्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल ठीक, ये बात ठीक हो जाएगी। Label helps to grade the products into different categories as per their features। अब ये लेबल क्या होता है? जो हमारा लेबल होता है ये क्या होते हैं? आपने कोई भी सामान लिया, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर MRP, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच, इंग्रेडिएंट्स, कॉशंस सब लिखी होती है। ये होते हैं लेबल्स। तो लेबल के बेस पे आप क्या करते हो? आप किसी भी प्रोडक्ट को ग्रेड कर लेते हो। लेबल पे लिखा होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, वेज है, नॉन वेज है, कौन सी क्वालिटी का है, तो वो सब चीजें लेबलिंग के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो लेबल, ये वाली बात भी हमारी ठीक हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैकेजिंग की बात की है और यहाँ पर हमने लेबल्स की बात की है, तो दोनों चीजें अलग हो गई। ब्रांड अलग होता है, पैकेज अलग होता है, लेबल अलग होता है, सब चीजें अलग अलग हैं। तो दोनों सही तो हैं, बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर फिर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं, ये क्या कहता है? अ कंपनी में प्रोड्यूस एनीथिंग। बिल्कुल ठीक, अ कंपनी में प्रोड्यूस एनीथिंग से इलीगल। ओए, ये क्या कह दिया इसने? ये कह रहा है कि कंपनी कुछ भी बना सकती है, बात तो यहां तक ठीक थी, बट वो कह रहा है इलीगल ड्रग्स। ड्रग्स भी कहता तो समझ आ जाती, हो सकता है कोई दवाई वगैरह बना रहा हो, बट वो इलीगल ड्रग्स बना रहा है जस्ट टू सेटिस्फाई अ कस्टमर। सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को। क्या आप कुछ भी बना सकते हैं जो इलीगल है? क्या वो भी बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। आपको सोसाइटी का ध्यान रखते हुए आपको चीज बनानी है, आपका प्रोडक्ट हार्मफुल ना हो, आपका प्रोडक्ट इलीगल ना हो,
आपका प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो सोसाइटी के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए अनहेल्दी या हार्मफुल हो। तो ये वाली बात हमारी गलत हो गई। एज पर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, any activity which satisfies human needs but is harmful to the interest of the society at large cannot be justified। बिल्कुल ठीक, कितनी अच्छी बात कही कि सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे बट हार्मफुल हो किसके लिए, सोसाइटी के लिए, वो जस्टिफाई नहीं है, वो गलत है। तो ये वाली बात ठीक हो गई हमारी। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू कहां पर है, ये रहा भाई, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आंसर आपका हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नो अदर फर्म कैन यूज द ब्रांड मार्क ऑफ नाइकी इन द कंट्री। कोई सी नाइकी को छोड़कर एडिडास वाले नाइकी का साइन यूज नहीं कर सकते, स्पार्क्स वाले नहीं कर सकते, रिलैक्सो वाले नहीं कर सकते, बाटा वाले नहीं कर सकते, केवल और केवल नाइकी ही नाइकी का साइन यूज करेगा। तो ये वाली बात ठीक है। Nike has taken legal protection for its brand mark and thus it has exclusive rights for its use। ये क्या कह रहा है कि नाइकी ने जो है लीगल प्रोटेक्शन ले रखा है, किसके लिए, अपने मार्क को यूज करने के लिए। इसी की वजह से उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, ये केवल और केवल वही यूज करेगा। और ये लीगली पॉसिबल होता है, और लीगली आपको अपने मार्क के ऊपर राइट्स लेने पड़ते हैं कि भाई वी आर द सोल फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ मार्क फॉर आवर प्रोडक्ट। ये हमारा नाम है, ये हमारा मार्क है और हम ही इसको यूज करेंगे, और कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ कोई भी केस कर सकते हैं। तो बात ये वाली भी ठीक हो गई। अब दोनों ठीक हो गई, अब इनका रिलेशन चेक करो। नो अदर फर्म कैन यूज ब्रांड मार्क ऑफ नाइक इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज नाइक हैज टेकन लीगल प्रोटेक्शन फॉर इट्स ब्रांड मार्क। तो बात तो यही समझ में आ गई, कोई भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नाइकी ने अपना जो है लीगल प्रोटेक्शन ले रखा है अपने मार्क के ऊपर। दोनों ठीक हो गई और दोनों में रिलेशन भी हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर आ गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी मार्केटेड। जिसकी थोड़ी सी भी वैल्यू हो वो मार्केट हम उसको कर सकते हैं, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप उसको बेच दीजिए, प्रमोट कर दीजिए, बिक जाएगा, कोई भी खरीद लेगा उसको। एग्जाम्पल, विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म। इनके पास इन्होंने किस चीज की मार्केट बनाई है, केरला की, केरला प्लेस की मार्केटिंग बना दी इन्होंने। एक केरला के लिए इन्होंने मार्केटिंग कर दी कि भाई केरला आइए, किस लिए, अच्छे हेल्थ टूरिज्म के लिए। बात बिल्कुल ठीक है, जिसकी चीज की कोई वैल्यू होती है आप उसको प्रमोट करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो कोई भी इलीगल चीज ना हो, हार्मफुल चीज ना हो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। चलिए दूसरी तरफ आते हैं रीजन पे। प्रोमोटिंग प्लेस, किसी जगह को प्रमोट करना, इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग द प्लेस। बिल्कुल ठीक, कोई आप जगह को बेचते हैं तो आप जगह की मार्केटिंग कर रहे हैं, आइडिया को बेचते हैं तो आइडिया की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, कंसेप्ट को बेचते हैं तो कंसेप्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। जिस चीज को बेचोगे उस चीज की मार्केटिंग हो जाएगी। तो बात ये वाली भी ठीक हो गई। अब ठीक हो गई, एक काम और बढ़ गया आपके ऊपर। अब रिलेशन चेक कीजिए। रिलेशन क्या कहता है, समथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी मार्केटेड। एग्जाम्पल, विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म। प्रोमोटिंग प्लेस इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग द प्लेस। ऊपर प्लेस को प्रमोट किया, नीचे इसका आ गया आपका एक रिलेशन, दोनों में रिलेशन भी बन गया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है जी। चले यहां तक के सारे ARQ टाइप MCQs आपके हो गए, असर्शन रीजन MCQs आप जिन्हें बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, MCQs समझ आ रहे होंगे, ARQs समझ आ रहे होंगे, केस स्टडीज भी समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे यहां पर अलविदा। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए केल्विन के साथ। और धन्यवाद।